हेलो नमस्कार मेरे छोटे भाइयों और बहनों, आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि अभी राजस्थान में चुनावी माहौल तैयार हो चुका है और उससे पहले हमारे विद्यार्थी वर्ग के लिए भर्तियों का बिगुल बजना भी तेजी के साथ शुरू हो चुका है। और उसी क्रम में हमारे विद्यार्थियों के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पशुपालन विभाग में एक बड़ी सौगात देने का प्रयास किया है। आप लोगों को जिस भर्ती के लिए बेसब्री से इंतजार था, वो भर्ती आखिर विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। कौन सी भर्ती है, उसमें क्या योग्यता है, कौन से विद्यार्थी उनमें शामिल हो सकते हैं और कितने पद है और क्या सैलरी और क्या सिलेबस और परीक्षा तिथि, इन सभी बातों पर डिटेल चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। आप सभी का चंद्र एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पशु परिसर की विज्ञप्ति 2023 के नाम से जो है वो जारी हो चुकी हैं। पशु परिसर को एनिमल अटेंडेंट कहते हैं। इसकी चर्चा पहले जलधारी के रूप में की जा रही थी। अगर मैं इससे पहले की बात करूं तो इसको पहले सफाई कर्मी के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में इसको नाम परिवर्तित करके पशु परिसर का नाम दिया है। एनिमल अटेंडेंट का मतलब आपको सहायक के रूप में वहां पर काम करना पड़ेगा। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं कि पशु परिसर होता क्या है। पशु परिसर में उदाहरण के तौर पर आपको समझाना चाहता हूं तो कि माना कि कोई एक पशु हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल में 3 तरह की पोस्टें होती हैं। सबसे ऊपर जो डॉक्टर होता है उसके अंडर में पशुधन सहायक होता है और उसके नीचे होता है वो पशु परिसर होता है। यानी कि पशु परिसर का काम क्या होता है, तो पशु परिसर का काम जैसे कि कोई हॉस्पिटल के अंदर कोई गाय भैंस भेड़ बकरी लेकर आता है और कोई डॉक्टर या पशुधन सहायक वहां पर उसका इलाज करता है, तो आप लोगों को वहां पर उसकी साथ में हेल्प भी करनी पड़ सकती है। उस पशु को पकड़ने का काम भी आप लोगों को करना पड़ सकता है। इसी के साथ आपको हॉस्पिटल में कभी सफाई का काम भी देखना पड़ता है। और जलधारी का मतलब आपको हॉस्पिटल में वहां पर पानी के डिब्बे वगैरह ये भर के रखने भी पड़ सकते हैं। ये पशु परिसर का जो मेन काम यही होता है। इसी के साथ आपको आसपास अगर डॉक्टर या पशुधन सहायक कहीं जाता है तो उसके साथ में भी आपको सहायक के रूप में जाना पड़ सकता है। ये आप लोगों का काम होता है, लेकिन हल्के में मत लेना। यह एक बढ़िया वैकेंसी है, इसमें कोई सफाई नहीं है। सफाई कर्मचारी हो चाहे कलेक्टर हो, सरकारी नौकरी ही होती है। चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, सभी उसमें सैलरी मिलेगी, पेंशन भी मिलेगी। कितनी सैलरी मिलेगी इसकी भी चर्चा हम इसी वीडियो में करेंगे। मैं सबसे पहले पदों की संख्या पर आता हूं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो विज्ञप्ति जारी की है, मैं देख पा रहा हूं इस विज्ञप्ति में इन्होंने गैर अनुसूचित क्षेत्र का मतलब होता है नॉन टीएसपी में इन्होंने 5281 पदों पर विज्ञापन दिया है और टीएसपी एरिया यानी कि अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 753 पद सर्जित किए हैं। और ये विज्ञप्ति जो जारी हुई है उसमें कुल पदों की संख्या 5934 पद हैं। यानी कि ये विज्ञप्ति टोटल करीब 6000 पदों पर होने जा रही है। इसके लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की क्या प्रोसेस है, आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट या एसएसओ आईडी से लॉगिन करके, अगर आपने पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या है वो भी आप लोगों को अलग से वीडियो में बता दी जाएगी। एक बार चालान कटवाने के बाद आपको फॉर्म भरने के लिए कोई चालान नहीं कटवाना पड़ेगा, इसीलिए ओटीआर किया जाता है। ओटीआर का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आपको जो समयावधि दी गई है आवेदन के लिए, उस समयावधि के अंदर आपको आवेदन करना है। कौन सी समयावधि है आवेदन के लिए वो भी मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा, आप लोग निश्चित रहें। इसमें आपको एक बार शुल्क के लिए मैं शुल्क बता देता हूं। अगर आप सामान्य और क्रीमिलियर वर्ग के अंतर्गत आते हैं और अति पिछड़ा वर्ग के हैं तो आप लोगों को 600 रुपये ओटीआर के लिए चार्ज देना है। और अगर आप दिव्यांगजन हैं तो 400 रुपये। राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर शेयर के अन्य वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति यानी कि ओबीसी, क्रीमिलियर के, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इन सभी विद्यार्थियों को ओटीआर के लिए 400 रुपये और दिव्यांग के लिए
400 रुपये हैं। और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि पूर्व में आपने अगर OTR जमा करवा दिया है शुल्क, तो आपको दोबारा कोई भी शुल्क देना नहीं है। और यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप लोगों को निश्चित समयावधि के अंदर आवेदन कर देना है। इसके लिए मैं डिटेल विज्ञप्ति भी आप लोगों को टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, वहां पर आप ये विज्ञप्ति भी देख सकते हैं। और ये विज्ञप्ति आप लोग राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। अब मैं आगे चलता हूं और अलग अलग पदों पर बात मैं नहीं करूंगा। आगे जो उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी इसमें कुछ प्रावधान हैं, आप लोग डिटेल विज्ञप्ति पढ़ना, वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। अब सबसे पहले हमारे विद्यार्थी विज्ञप्ति जारी होने से पहले दो बातों का इंतजार करते हैं। एक तो कि इसमें पद कितने आएंगे, और दूसरी बात होती है कि इस भर्ती या इस नौकरी में सैलरी क्या मिलेगी। तो मैं वेतन की बात करता हूं, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, राज्य सरकार द्वारा दे 7वें वेतन आयोग के अनुसार पशु परिसर का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 1 निर्धारित है। परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेश के अनुसार दे होगा। यानी कि कहने का मतलब प्रोबेशन काल में आपको पेमेंट कम मिलेगा, और 2 साल के बाद जब आप स्थायी हो जाएंगे तो आप लोगों को पेमेंट बढ़ा हुआ पेमेंट मिलेगा। और जो राज्य सरकार इसमें निश्चित करेगी, और इसमें पेमेंट अब आपका पेमेंट है वो पे मैट्रिक्स लेवल का होता है। और ये नौकरी 4th ग्रेड नौकरी है और सरकारी नौकरी है, स्थायी नौकरी है, तो ये कोई खराब नौकरी नहीं है, बिल्कुल अच्छी पोजीशन वाली नौकरी आप कह सकते हैं। मैंने आपको इसमें यह भी कह दिया है कि सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त परिवीक्षाधीन पशु ट्रेनिंग को परीक्षा काल की अवधि के दौरान मासिक नियत पारिश्रमिक ऐसी दरों पर संतत किया जाएगा जो राज्य सरकार समय पर, यानी कि डिटेल विज्ञप्ति में पूरा एनालिसिस पेमेंट पर भी किया हुआ है। और मोटा मोटी रूप से मैंने आपको बता दिया है, 16,000 रुपये से लेकर इसकी 65,000 तक की सैलरी रहेगी। 65,000 का मतलब है जब आप उम्र में बढ़ते जाएंगे और लास्ट रिटायरमेंट पोजीशन पर आएंगे तब तक आपकी सैलरी भी काफ़ी बढ़ जाएगी। और इसमें आपकी योग्यता संबंधी या क्या पात्रता है, इससे संबंधित विद्यार्थियों को बहुत बड़ी चिंता रहती है। तो मैं बताना चाहूँगा कि आपकी किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी यानी कि 10वीं या उसके समतुल्य होना चाहिए। और मेन योग्यता यही है, इसके साथ आपको हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी योग्यता नहीं है और ना ही कोई इसमें इंटरव्यू की प्रथा है। मोटा मोटी रूप से कह सकते हैं कि आप 10वीं पास होने चाहिए और 1 जनवरी 2024 तक आपकी आयु 18 साल पूरी होनी चाहिए, ये इसमें लिखा हुआ है। बाकी 40 वर्ष से ऊपर उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए। 1 जनवरी 2024 तक 18 वर्ष पूरी और 40 साल के अंडर में आपकी एज होनी चाहिए। ये आयु के संबंध में लिखा हुआ है। भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल भूटान का हो सकता है, और इसके अलावा जो होगा वो योग्य नहीं होगा। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। आगे बाद इसमें पंजीयन शुल्क जमा करवाने की यानी कि फॉर्म भरने की तिथि क्या है, लास्ट तिथि और शुरुआत की तिथि क्या है, मैं बता देना चाहूँगा। 13 अक्टूबर से आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं और 11 नवंबर तक आपको लास्ट फॉर्म भरने की अनुमति प्रदान की गई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों को मैं सुझाव दूंगा कि अंतिम तिथि का इंतजार मत करना, उससे पहले ही 13 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर के बीच आप कभी भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आप ई-मित्र या स्वयं भी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब सबसे पहले परीक्षा की तिथि पर भी मैं आऊँगा कि परीक्षा किस दिन या किस माह में आयोजित होने जा रही है। तो बोर्ड ने यहाँ पर मोटा मोटी रूप से लिखा है कि यह परीक्षा माह अप्रैल से जून 2024 के मध्य आवंटित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी और इस संबंध में बोर्ड अलग से भी प्रेस नोट जारी कर देगा और बोर्ड के पास पूरा अधिकार है कि वो परीक्षा की तिथि में संशोधन भी कर सकता है। लगभग आपको मैं आज से ही बताऊं तो ये परीक्षा मुझे लग रहा है जहां तक अप्रैल में तो नहीं होगी, मई या जून में कभी भी आयोजित हो सकती हैं और मई या जून में भी होती हैं। तो तकरीबन 8 से 9 महीनों का समय, इनकी 7 से 8 महीने समय आपके पास सुरक्षित हैं। आप अच्छी तरीके से तैयारी करें और एक बार आप इस जॉब में लग जाते हैं तो आपका भविष्य सुरक्षित हो सकता है। अब आप लोगों को आवेदन कैसे करना है ये आप ई-मित्र के माध्यम से करवा सकते हैं। अगर आपको खुद को करना आता है तो आप SSO ID के माध्यम से भी खुद ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बाकी इसमें क्या फोटो होना चाहिए, हस्ताक्षर वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह क्या है, ये आप पूरा विज्ञप्ति में पढ़ लेना। मैं विज्ञप्ति अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आप लोगों को मौजूद मिलेगा,
वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं आता हूं पाठ्यक्रम पर, यानी कि इस परीक्षा के लिए क्या प्रक्रिया रहेगी सिलेक्शन की, और सिलेक्शन की प्रक्रिया में कौन कौन से विषयों का या इंटरव्यू का क्या रोल रहने वाला है। तो ये परीक्षा या ये भर्ती कह सकता हूं तो पूर्ण रूप से परीक्षा पर आधारित है, इसमें इंटरव्यू की कोई प्रथा शामिल नहीं है। और ये परीक्षा क्या है, प्रक्रिया, इसमें दो भाग होते हैं, भाग अ और भाग ब। और इसमें भाग अ में 105 प्रश्न आएंगे और 105 नंबर के होंगे, और भाग ब में आपके 45 प्रश्न आएंगे और 45 नंबर के होंगे, यानी कि कुल मिलाकर 150 प्रश्न और 150 अंक, और 3 घंटे की समयावधि के लिए यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। और इसमें आपके 1/4 यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, और न्यूनतम 40% अंक लाना आप लोगों को अनिवार्य होगा। और परीक्षा का मानक स्तर होगा वो 10वीं तक का ही होगा, यानी कि प्रश्न है वो सेकेंडरी लेवल की होंगे। और आप लोगों को इसमें मैं मोटा मोटी रूप से सिलेबस भी बता देता हूं, हालांकि सिलेबस को लेकर मैं अलग से डिटेल सिलेबस के लिए अलग से वीडियो जारी करूंगा, लेकिन आप लोगों को मोटा मोटी रूप से भाग अ में 105 प्रश्न आने वाले हैं। उस 105 प्रश्न का मैं एनालिसिस आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। आपको राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ 10वीं लेवल के लिए सामान्य ज्ञान, जिसमें आपको दैनिक विज्ञान पूछी जाएगी जो 10वीं तक पाठ्यक्रम में आती हैं, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, समसामयिक विषय का, यानी कि आपको 10वीं तक की विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास वगैरह ये सामाजिक में आ जाती हैं। इसके साथ राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और करंट अफेयर्स आदि शामिल होंगे, और कुल मिलाकर इनके 105 प्रश्न पूछे जाएंगे। और भाग ब में जो 45 प्रश्न हैं वो पूर्ण रूप से पशुपालन डिपार्टमेंट के ऊपर आधारित हैं, लेकिन आप लोगों को जो पशुपालन विभाग से संबंध नहीं रखते हैं उनको भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भी आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप जो पशुओं में देखभाल करते हैं उनसे संबंधित हैं कि उसमें कृत्रिम गर्भाधान है, चंकर है, कौन कौन से उनको आहार देने चाहिए, किस तरह से पशुओं की रखरखाव और देखभाल करनी चाहिए, और उनमें कौन कौन से रोग हो तो उसका सुरक्षा का जिम्मा अपन कैसे उठा सकते हैं, इसके लिए पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस दिया गया है। इसके लिए अपन सिलेबस का अलग से वीडियो जारी करेंगे। इसके लिए आप चैनल पर सब्सक्राइब करके लगातार जुड़े रह सकते हैं। अपडेट आप लोगों को निरंतर रूप से मिलते रहेगी। आज इस वीडियो में मैंने आपको पशु परिसर क्या होता है, उसको परीक्षा के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, उसके लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, और परीक्षा की स्कीम और उनमें पूछे जाने वाले सिलेबस पर हल्की सी मैंने चर्चा करने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पशु परिसर से संबंधित जो भी डाउट थे या जो प्रक्रिया आप लोगों को सुननी थी वो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर किसी समस्या या किसी बात में कोई भी शंका है तो आप समाधान के लिए कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों को अवश्य वहां पर रिप्लाई किया जाएगा। और उसी के साथ किसी छोटी बड़ी अपडेट के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी आपका खुले दिल से हम स्वागत करने के लिए तैयार हैं। आप सभी का एक बार अगेन मैं थैंक यू करता हूं। और पहले बार चैनल पर कुछ साथी देख रहा है तो उनसे अनुरोध करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर जरूर रख लें, जिससे आगे आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले देखने को मिलेगा। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं पशु परिसर के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा हिंदुस्तान तभी तो आगे बढ़ेगा हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा, खमा गणी।